हेलो बच्चा लोग, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इन डेप्थ सिटी में। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। तो देखिए, हमने क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करा है फॉर 2026। ठीक है, यानी जो भी बच्चे अभी अभी क्लास 12th में मतलब 11th पास करके क्लास 12th में आए हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैथ की क्लासेस इस चैनल पे चल रही है। ठीक है, कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया। अगर आपने अभी तक कोर्स की डिटेल नहीं देखी है तो आपको क्या रहा, आई बटन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले जाके उसकी क्या नाम है, आप उसको जाके देख लीजिए, ताकि आपको हर एक चीज़ पता चल जाए कि टाइमिंग कब है। ठीक है, आपकी टाइमिंग की क्लासेस कब है, कब कब आपको टाइमिंग मिलेगी, एंड प्रॉपर ट्यूशन ओरिएंटेड होगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि हम ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप ऑफलाइन ट्यूशन में जाकर पढ़ते हैं तो हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, MW हाफ की क्लास होगी। एंड उसमें क्या होगा आपको, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का मिलेगा, 24 आवर डाउट सॉल्विंग होगा। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपको 1 घंटे 40 मिनट का ही लेक्चर प्रोवाइड करूं, और उसमें ऐसा नहीं करूंगा कि एंटायर सिलेबस खींचने की कोशिश करूं, मतलब एंटायर चैप्टर आपको समझा दूं और आपको कुछ समझ ना आए तो मैं ऐसे ही समझाऊंगा जैसे मैं ऑफलाइन अपने स्टूडेंट को समझाता हूं। तो मेरे को पता है कि बच्चा कहाँ कहाँ फंस सकता है, कहाँ कहाँ डाउट आ सकता है। तो हर एक चीज स्लो बाय स्लो, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, आपको सिखाते हुए चलेंगे, ताकि आपकी क्लास 11th कैसी भी गई हो, अगर अच्छी गई है तो वेल एंड गुड, अगर बेकार गई है, ठीक है, तो आपको उसकी दिक्कत की भाई मेरे को, मतलब आपको क्लास 11 का मान लीजिए कॉन्सेप्ट नहीं आता है और 12th में यूज हो रहा है, तो आपको ऐसा ना लगे कि क्या नाम है, स्पीड में चल रहा है, मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, काश मेरे को 11 ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए, ऐसी फीलिंग में आपको आने नहीं दी। ठीक है, तो आज हम क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर, मतलब पहले पहले क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स ही क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए, मैट्रिक्स इजी चैप्टर है, आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम कुछ पैटर्न है कि अब हम पहले हम आपको मैट्रिक्स कराएंगे, देन डिटरमिनेंट चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। आफ्टर दैट हम चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, एंड देन उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 डिटरमिनेंट, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एंड देन हम आपका चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल इस मतलब आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस हम कोशिश करेंगे पहले कवर कर दे, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म के सिलेबस पर जाएंगे, जो कि आपका सेकंड बुक का पार्ट है। एंड सेकंड बुक का जो चैप्टर नंबर आपका 12 है, वो भी क्या कर रहा है आपका, इसमें क्या नाम है, फर्स्ट टर्म में आपका आता है। ठीक है, जैसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन कहते हैं, LPP भी आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। तो ओवरऑल जो मैंने आपका सिलेबस डिस्कशन है, तो देखिए सिलेबस को जानना आपको जरूरी है, सिलेबस वाइज वेटेज को जानना जरूरी है। ठीक है, तो आई बटन पे उसका भी लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो को, उसको भी जाके देख लीजिए। यही 2 वीडियो मैंने इस वीडियो से जस्ट पहले बनाए, तो ये 2 वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, सिलेबस डिलीटेड आएगा क्लास 12th बोर्ड में, लेकिन आपको मालूम है कि मैं यहाँ पे आपको बोर्ड के साथ साथ CUET 2026 की तैयारी करा रहा हूँ अभी से। ठीक है, तो हमने टारगेट ले रखा है कि दिसंबर तक आपका बोर्ड का सिलेबस, CUET 2026 का सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स, PYQs, DPP, हर एक चीज पॉसिबल जितनी हो सके सारी कर लेंगे, ताकि हमारा 100 आउट ऑफ 100 कम से कम मार्क्स आए। ठीक है, इससे कम हमको लाना नहीं है, मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को यही बताता हूँ, आपको ही बता रहा हूँ, 100 से कम 99 भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी से तैयारी करिए। छुट्टियां आपको थोड़ी अभी मिली होंगी, आपका समर वेकेशन आने वाला है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहिएगा, एंजॉय भी करिएगा और पढ़ते रहिएगा। आपको लोड बहुत कम दूंगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, उन सब पे भी ध्यान देना होता है, उनकी भी डेली या वीक में, हफ्ते में 3 दिन आपकी क्लासेस चलती है, तो उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आप अगर सफिशिएंट सारे सब्जेक्ट के साथ मैनेज कर सकें। एंड ऐसा ना हो कि कोई सब्जेक्ट आप पकड़ बनाते जा रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, डाउनग्रेड चलते जा रहा है, तो आप ऑन एन एवरेज मैनेज कर लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जितने भी मैं आपको DPPs या जो मैं आपकी हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है, वो आपको मिल सके। ठीक है, एडवाइस ये रहेगा कि देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट अगर मेरे को लगेगा बताने के लिए तो मैं आपको बता दूंगा कि आप इसे नोट कर लीजिए, वरना जो मैं पढ़ा रहा हूँ पेन पेपर लेके उसको सॉल्व भी करते रहिएगा साथ के साथ साथ। अगर मैं बोलूँ आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, तो उसको पहले 5 मिनट ट्राई मार लीजिएगा। ठीक है, अब आपको लगेगा कि 5 मिनट से क्या होगा, देख लेता हूँ ना मैं आंसर। देखिए, अगर आप ये 5-5 मिनट की अभी से हैबिट डाल लेंगे, तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि पेपर में कहीं से भी, अगर मैं ये कहता हूँ कि पेपर में 80%, मतलब आपका 100% जो आपका पेपर है 80 मार्क्स का, उसमें से ऐसा कहता हूँ कि मैं 60 नंबर का पेपर मेरी तरफ से आएगा। ठीक है, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि 60 नंबर का पेपर मेरी तरफ से आएगा। लेकिन वो 20 मार्क्स का पेपर कहीं ना कहीं तो एग्जामिनेटर कोशिश करेगा ना कि वो थोड़ा बाहर से डाले, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमाए। ठीक है, तो उस 20 नंबर को समझने के लिए आपको ये वाली हैबिट डालनी पड़ेगी। कौन सी हैबिट? खुद से ट्राई मारने वाली हैबिट। ठीक है, आप अभी तक आपको नहीं पड़ी होगी,
आई होप मे बी आपको अभी तक शायद किसी टीचर ने बताया भी नहीं होगा, मैथमेटिक्स करने की चीज़ है समझने से ज़्यादा। एक बार समझ गए, जितनी बार करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होते जाएगा, चीज़ें समझ में आती जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप क्या करेंगे, वीडियो पोस्ट करेंगे एंड रिकॉर्डेड वीडियो ना मानते हुए इसको उसी तरीके से देखेंगे कि आप एक ऑफलाइन में बैठे हैं, ठीक है। एंड जो जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको दूँ वो करते रहिएगा। एंड प्रॉपर नोट्स है, ठीक है, ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, प्रॉपर नोट्स है, ठीक है। मैं नोट्स और ऐसे ऐसे करके सारे देते रहूँगा। और जब आप पढ़ के लेक्चर देने, मतलब लेक्चर देख के जाएंगे, इस नोट्स को जब लिखेंगे हैंड रिटन, आप नोट्स प्रॉपर एक जगह लिख के रखिएगा, एक पतली सी कॉपी बना लेगा, सारी नोट्स एक तरफ, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए कहीं भी कुछ भी आप कॉपी ले सकते हैं, ठीक है। तो उस नोट्स में वो आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगी, वो पतली सी 10 या 15 रुपए की आपकी बुक, मतलब आपकी कॉपी आएगी, ठीक है। तो जैसे ही आप वो नोट्स लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ 40 मिनट में जो भैया ने पढ़ाया वही चीज आपको नोट्स में लिखी और हर एक चीज आपको समझ में आए। और देखिए इंट्रो ही थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैं आपको ऑनलाइन की फीलिंग नहीं आने दूंगा। ऐसा लगेगा कि आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, जैसा स्टार्टिंग में टीचर कुछ 5 मिनट या 10 मिनट आपको समझाते हैं, थोड़ा गाइड करते हैं, ठीक है, और हर क्लास में गाइड करते हैं। और यही चीज आपको क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें एट द एंड तक आपके जो रिजल्ट होगा उसमें बहुत मेहनत करेगी। तो मैं आपके लिए 1000% एफर्ट मार रहा हूँ, आप 100% एफर्ट मार लीजिए, इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि विदाउट सिंगल मनी इन्वेस्ट करें, अपना बस थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए और आप इजीली मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लेंगे। तो मैं बात करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की, ठीक है। जब भी मैं अपने ऑफलाइन में कोई भी क्लास लेता हूँ तो मैं आपको ये समझाता हूँ किसी भी बच्चे को, ठीक है। तो बच्चा लोग देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स। आप किसी भी चैप्टर, कोई भी चैप्टर आप मेरे से पढ़ने जाएंगे, मैं सबसे पहले एक्सप्लेन आपको यही करूंगा कि उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो टॉपिक है, जो नाम है, उसका मीनिंग क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में, क्यों आप उसको पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। अगर आप ये समझ गए तो आपको आधी चीजें समझ में आ जाती है, 40% समझ में आ जाता है कि हाँ कुछ कुछ ऐसा ही होने वाला है। एंड जो 60% चीजें वो आपको और समझनी पड़ती है कि हाँ होने तो ऐसा वाला है, हमने अपने दिमाग में सोच लिया कि ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है, ठीक है। लेकिन उसको अब मैथमेटिक्स है तो कुछ एक सिस्टमेटिक वे होगा, वही सिस्टमेटिक वे ही आपका 60% होता है। तो मैट्रिक्स को समझिए, मैट्रिक्स क्या है, क्यों है, डेफिनेशन की ये बुक इस डेफिनेशन है, मैंने आपके लिए लिख दी है बुक इस डेफिनेशन में, आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैट्रिक्स को समझिए, ठीक है। मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, देखिए आप आपने लीनियर इक्वेशन करा होगा, क्या आपने कॉन्सेप्ट करा होगा आज से पहले, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन आपने बहुत ही कम करे होंगे, आज तक आपने 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल करे, ठीक है। अब वेरिएबल का मतलब क्या है, देखिए वेरिएबल जैसे कि आपने ये इक्वेशन करी थी, x इज इक्वल टू द 5 या x प्लस 5 इज इक्वल टू द 6, ठीक है, इस टाइप के। तो आपको ये है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और ये क्या है, 1 वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन यानी वेरिएबल की पावर 1, ठीक है। तो ये समझिए, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर मतलब एक, एक है तो वेरिएबल की पावर 1 है। आप कोई सा भी इक्वेशन ले लीजिए, ठीक है, y प्लस 9 इज इक्वल टू दी 3, ठीक है। यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। इसी तरीके से आप कोई और इक्वेशन ले लीजिए, z प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू दी 5, अभी भी वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। तो पावर 1 है वेरिएबल की, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। तो यही चीज आपने क्या करी है, लीनियर इक्वेशन में समझी। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, पावर तो अभी भी वेरिएबल की 1 होगी, लेकिन 2 वेरिएबल आ जाएंगे। 2 वेरिएबल का मतलब 2 अलग अलग वेरिएबल, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू द 5, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू द 10, या फिर 2x माइनस का 5y माइनस का 10 इज इक्वल टू द 0। इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत इजी होता है, जिसमें आप सीधे x इज इक्वल टू इस 5 को उधर ले जाते हैं एंड 6 माइनस 5 कर दें, x की वैल्यू 1 निकाल लेते हैं। ये आपने बहुत क्लास 8 में सीखा है, क्लास आपने 7th में सीखा है, ये सारी चीजें। 2 वेरिएबल की बात आती है तो 2 वेरिएबल आपका क्लास 10th में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और प्रॉपर ऐसे 9th में भी देखने को आपको 2 वेरिएबल मिल जाता है, लेकिन प्रॉपर आपको क्या नाम है, क्लास 10th में ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें मान लीजिए ये वेरिएबल मैं इसको लिख रहा हूँ 3x प्लस 7y इज इक्वल टू द 10, ये मैंने एक इक्वेशन अपनी तरफ से अज्यूम करके लिख। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल, इसको मैं ऐसे नहीं निकाल सकता कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ जैसे कि यहाँ लिखा है भाई 3x इज इक्वल टू दी 10 माइनस का 7y, इस 7y को उठा के वहां लेंगे। तो अब भी देखो
क्या x का आंसर आया? अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर क्या चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, तो 10 माइनस का 7y अपॉन में क्या है 3 आया। तो देखो क्या अभी भी x की एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं, जैसे जैसे y बदलेगा वैसे वैसे अपने आप को x भी बदलेगा। यहाँ पे x की वैल्यू एग्जैक्ट आ गई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा कि x की वैल्यू कहीं से भी देखो, कोई चांद पे भी बैठा है उसको भी x क्या दिखेगा, 1 ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लो कोई बंदा y 1 मान के चल रहा है तो x उसको क्या दिखेगा, तब उसको x उस केस में 3 दिखेगा। जैसे आप सॉल्व करोगे 7 में से 1 रखा तो 7, 10 में से क्या नाम है 7 गया तो 3 बचा, 3 डिवाइडेड बाई 3 हुआ तो आपका क्या हो गया 1 आंसर आया। लेकिन कोई बच्चा x बराबर 2 रखेगा तब उसका आंसर में क्या मिलेगा, जब x बराबर 2 रखेगा तो ये -14 हो जाएगा। -14, 10 में से -14 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, ठीक है माइनस का 4 और -4/3 हो जाएगा। तो उस बच्चे के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x जैसे जैसे बदले मतलब y जैसे जैसे बदलेगा x भी बदलते जाएगा। तो इस टाइप की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने क्लास 10th में कुछ चीजें सीखी कि पहली कंडीशन ये कि अगर दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है तो दो इक्वेशन मतलब अच्छा देखो, मैट्रिक्स पढ़ाने से पहले ये सारी चीजें इसलिए समझा रहा हूँ कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि दो इक्वेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दो इक्वेशन। या तो वो इक्वेशन ऐसी हो, मान लीजिए सेम सेम ना हो, 10 हो इज इक्वल टू 5 हो, एक वेरिएबल के साथ हो, या फिर यहाँ पे मैं कह देता हूँ 0x होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है 5x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6। ये मान लो कुछ भी मानना, या फिर ऐसी इक्वेशन भी मान लो कि भाई 4x प्लस का 0y इज इक्वल टू 7, कुछ भी रैंडम मैंने आपको समझाने के लिए। तो देखो ये एक इक्वेशन है, या तो ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, या तीसरी ये दूसरी बन जाएगी, या ये दूसरी बन जाएगी। तो कोई सा भी आप कंसीडर कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको समझाने कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। जैसे आप इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन को जैसे आप सॉल्व कर रहे थे तब आपको अपने क्लास 10 में कुछ सारी चीजें सीखेगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड क्यों इस्तेमाल करा जा रहा है, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। अब भाई समझ में कि आपने क्लास 10th में सिर्फ दो ही वेरिएबल सॉल्व करना सीखा, जिसमें या तो सब्स्टिट्यूशन होता था या एलिमिनेशन मेथड होता था। एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा याद दिला दूं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे, दो को मल्टीप्लाई मार किसी ना किसी को मल्टीप्लाई करके एक जैसा बनाते थे। जैसे कि इसको 7 से मल्टीप्लाई मार दो तो ये 21x हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 7 7 49y इज इक्वल टू 70। इसको 7 से मारो तो ये भी, इसको 3 से मार देता हूँ तो 3 7 21x हो जाएगा, देन 9y और इज इक्वल टू 60। एंड देन हम क्या करते थे, एलिमिनेट करते थे। ये वाला मेथड आपको याद आया, ये एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड भाई एक की वैल्यू निकालो ऐसे, फिर x की जगह पे x मान लो x बराबर ये आया तो इसकी x की जगह पे ये पूरी चीज रख दो, पूरा y में आ जाएगा, तो वो लेंथी होता था। तो मैं आपको मैट्रिक्स की चीज पढ़ाने से पहले आपको ये सारी चीजें क्यों समझा दी, तो देखिए रियल लाइफ में जरूरी नहीं है कि वेरिएबल सिर्फ दो ही हो। मैथमेटिकल टर्म में तो बोल दिया हमने दो वेरिएबल हो। भाई एक ग्राफ है, मान लीजिए आपके पास कोई भी ग्राफ है, तो उसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस होते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पे तो तीन वेरिएबल आ गए, ठीक है। अगर मान लीजिए रियल लाइफ में, और मैं वेरिएबल क्या कहता हूँ, वेरिएबल लेता हूँ नंबर ऑफ, मतलब वेरिएबल ले लेता हूँ आपका बीमारी ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई ए बीमारी है, कोई बी बीमारी है, कोई सी बीमारी है, कोई डी बीमारी है, कोई एफ बीमारी है, कोई और क्या नाम है, ऐसे करके बहुत सारी बीमारी है, ठीक है। और वो बीमारी नंबर ऑफ पीपल्स को हो रही है, ठीक है। किसी को किसी इतने लोगों को कोई बीमारी, इतने लोगों को कोई बीमारी, इतने लोगों की, यानी ए बीमारी 100 लोगों को, बी बीमारी 200 को, आपकी क्या नाम है सी बीमारी 50 लोगों को। तो ऐसे करके आपने ये देखा कि रियल प्रैक्टिकल लाइफ में वेरिएबल सिर्फ दो तक लिमिटेड नहीं रहते, फिर वो बहुत तरीके से बढ़ते जाते हैं। और हमको ये चेक करना पड़ता है कि ए बीमारी से बीमार होने वाले लोग कितने हैं, बी बीमारी से मान लो जो वो 100 का पता ना हो, 100 की इंफॉर्मेशन ना हो हमारे पास, तब देखा जाए कि ए से बीमार होने वाले कितने हैं एक सिटी में, दो से बीमार होने वाले कितने। सेम चीज आपका कहता है शेयर मार्केट में होता है कि किसी एक कंपनी से आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, किसी बी कंपनी से कोई प्रॉफिट हो रहा है, किसी सी कंपनी से कोई दूसरे तरीके का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट भी क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। कंपनीज बदल रही है, वेरिएबल भी बदल रहे हैं। तब मैंने देखा कि लीनियर इक्वेशन एंड मल्टीपल वेरिएबल बन सकता है, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या होगा, मल्टीपल वेरिएबल हो। और आज तक मैथमेटिक्स में हम दो वेरिएबल को ही सॉल्व कर सकते हैं लीनियर में, जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया, या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन।
एलिमिनेशन की मदद से कुछ स्पेशल टाइप के 3 वेरिएबल को भी सॉल्व करा जा सकता है, सिर्फ कुछ, सारे नहीं, कुछ को सॉल्व करा जा सकता है। तो अगर किसी पर्सन को रियल प्रैक्टिकल लाइफ में करना होगा चीजें, तो भाई उसके पास वेरिएबल्स ज्यादा होंगे। देन हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, कैसे वो बिजनेस की प्रॉब्लम, कैसे वो प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम, कैसे वो क्या नाम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कैसे वो डील करेगा, कैसे वो सॉल्व करेगा। तब एक नया टूल इंट्रोड्यूस करा गया जिसका नाम रखा गया मैट्रिक्स। क्या रखा गया? मैट्रिक्स। तो अब आपको समझ में आया कि मैट्रिक्स की नीड क्यों है। मैट्रिक्स की नीड इसलिए है कि मैं दो या दो से ज्यादा वेरिएबल, दो नहीं, दो से ज्यादा वेरिएबल को अगर मेरे को सॉल्व करना है, दो भी सॉल्व हो जाएगा, एक भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर दो से ज्यादा की जरूरत, सॉल्व करने की जरूरत है, तो मैं मैट्रिक्स का इस्तेमाल करता हूँ। और मैट्रिक्स से चीजें निकालना आसान है, क्योंकि मैं एक मैट्रिक्स से n वेरिएबल तक का भी आंसर निकाल सकता हूँ। ये आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तब आप, जैसे आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, आप ग्रेजुएशन में जाएंगे अगर आपके पास मैथमेटिक्स होगा, ठीक है, तो किसी ना किसी एक सेमेस्टर यानी पूरा का पूरा 6 महीना आपको सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है मैट्रिक्स। समझ रहे? ये उस सेमेस्टर का आपका एक बुक होगी पूरी की पूरी मैट्रिक्स नाम की, और जिसमें आपको मैट्रिक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है, एंड डिटरमिनेंट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो कैसे होता है, मान लीजिए मैं इक्वेशन ले लेता हूँ आपकी 2x प्लस 3y 7z is equals to 0, 5x minus 6y is equals to the 14z is equals to the 0, 0 नहीं, now the 10 and the 16x plus 18y and 15z is equals to the क्या नाम है आपका, कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। इसकी मदद से एक मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ। अभी आपको मैट्रिक्स बनाने नहीं आता, अब बस समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्या, मेरे को ये मालूम है कि मैं 3 वेरिएबल को सॉल्व नहीं कर सकता। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 3। तो मैट्रिक्स ये कहता है कि भाड़ में जाए वेरिएबल, हमको वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है, हम थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक वे से अरेंज कर देते हैं ताकि हम अपनी मर्जी से कोई ना कोई ऑपरेशन इस पे लगा सके। और ये मैट्रिक्स के स्पेशल ऑपरेशन होते हैं, ये मैं आपको आगे जाकर बताने वाला हूँ। अभी आप बस चैप्टर को ऊपर ऊपर से समझ लीजिए। अगर चैप्टर समझ में आ गया तो आगे जितनी भी चीजें बताऊंगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इन छोटी छोटी चीजों की अगर समझ रहेगी तो आपसे एमसीक्यू जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड बनाए जाते हैं, सिंपल चीज का इस्तेमाल करा जाता है, बेसिक से बेसिक चीज इस्तेमाल करी जाती है एमसीक्यू के पेपर में, कोई हैवी नहीं आता, लेकिन वो इतना घुमा के पूछा जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और बच्चा सिर्फ हायर लेवल पढ़ता है, कभी बेसिक को ध्यान नहीं देता। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को मैं सॉल्व करने के लिए मैं ये कहता हूँ कि भाई एक्स का वेरिएबल एक साथ लिख लो, यानी 2, 5 और 16। एक्स मत लिखो, 3 वाई का 3, 6 और 18, एंड देन 7 का 7, 14 एंड 15। एक लाइन डालो, ये हमको बीएससी में करना सिखाया जाता है 0, 10 एंड 20, क्योंकि आपको ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने इसका इस्तेमाल करके क्या बनाया, ये मैट्रिक्स बनाया। इस पे क्या कोई वेरिएबल है? नहीं है, बस हमको इसको सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, वो मैं आपको आगे जाके सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और ये बहुत हायर लेवल का मैथमेटिक्स मतलब मैट्रिक्स हो गया, आपके काम का बिल्कुल नहीं। लेकिन देखिए कैसे इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करें। मान लीजिए चौथी इक्वेशन होती तो चौथा इक्वेशन भी यहाँ पे आपका बनता, चौथा वेरिएबल होता तो यहाँ पे चौथा लाइन भी एक और बनता। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या करी जाती है, इजिली फाइंड करी जाती है। ठीक है, अब मैं आपको आते हैं, कमिंग बैक टू द क्लास 12th सिलेबस। ठीक है, क्लास 12 सिलेबस में मैं आपको सीयूटी की भी तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ। ये सब जानने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब नॉलेज की जरूरत है कि अगर एक बार पढ़ लीजिए काफी रहेगा। ठीक है, क्लास 12th में मैं आपको सीयूटी के साथ मतलब 12th के साथ सीयूटी करा रहा हूँ, तो मैं डिलीटेड सिलेबस भी आपको कराऊंगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा बोर्ड की तैयारी कर रहा है वो एनसीईआरटी की बुक वाली जो मैं आपको मतलब वीडियो दूंगा आपको बना के कि ये नहीं आ रहा है, वो उसको ध्यान में रख के पढ़े सिलेबस। ठीक है, और जो सीयूटी की तैयारी कर रहा है वो तो टोटली 100% जो मैं डाल रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चुपचाप पढ़ते जाइए। इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि सीयूटी एंड बोर्ड में 100% मार्क्स आपके आ जाए। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन बुक किस लैंग्वेज में ये कहता है कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर और अ फंक्शन। ठीक है, तो यानी कोई भी नंबर
मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, रेक्टेंगुलर एरे, एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पे इस डेफिनेशन में एरे का मतलब अरेंजमेंट, कैसी अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट भी कैसी, ऑर्डर है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। एक अरेंजमेंट है, कैसी अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एकदम ऑर्डर सिस्टमेटिक वे से अरेंजमेंट करा गया है, ठीक है। तो कैसा होता है एक ऑर्डर पेयर, सॉरी, ठीक है। तो कैसा होता है, देखिए ऑर्डर पेयर, देखिए ऑर्डर पेयर का मतलब ये, मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल बना, क्या बना, रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल में मैंने ऑर्डर डाले, सबसे पहले मैंने डाला 5, यहाँ पे मैं 7 डाल देता हूँ, 9, और अपनी मर्जी से 12, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए, देखिए एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कोई भैया कहेगा ये स्क्वायर अरेंजमेंट, स्क्वायर भी चलेगा, रेक्टेंगुलर स्क्वायर ऑल आर सिमिलर। हाउ, ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन अगर समझ गए तो काफी, कहीं नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपकी नॉलेज आ गई तो मैथमेटिक्स का लेवल ऊपर हो जाएगा। समझिए, किसी भी स्क्वायर के लिए, स्क्वायर बनने के लिए डेफिनेशन क्या है, तो स्क्वायर के लिए डेफिनेशन क्या है कि एक स्क्वायर की चारों साइड बराबर होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये। उसका जो एंगल होना चाहिए वो 90 90 90 होना चाहिए, एंड डायगोनल क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होनी चाहिए। 3 कंडीशन। कमिंग बैक टू द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या कहते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सारे एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। एंड बाइसेक्टर के लिए वो कुछ नहीं कहता है ऐसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं कहता है, ठीक है। तो यानी रेक्टेंगल के लिए 2 कंडीशन है, स्क्वायर के लिए 3 कंडीशन है। क्या मैं रेक्टेंगल को, क्या मैं किसी भी स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकता हूँ, तो कह सकता हूँ। देखो मैंने एक स्क्वायर बनाया, मैं चेक कर रहा हूँ रेक्टेंगल की कंडीशन, रेक्टेंगल को 2 कंडीशन चाहिए, स्क्वायर 3 फुलफिल करता है, 90 90 90 90, ये इसके बराबर है, ठीक है। एंड ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी, ठीक है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर के पास एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है। एक इनमें से प्रॉपर्टी कम कर दो तो रेक्टेंगल हो जाता है, यानी सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल को ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, रेक्टेंगल को ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। रेक्टेंगल को बस कुछ चीज चाहिए कि भाई अपोजिट साइड इक्वल, ये इसके बराबर है तो ये तो स्क्वायर में भी बराबर है, ये इसके बराबर होने चाहिए, ये स्क्वायर में भी बराबर है, ठीक है। दूसरा 90 होना चाहिए, लो भाई इधर भी 90 है, 90 90 90 90, यानी ये समझ में आया कि एवरी स्क्वायर, क्या नाम है, एवरी, ये आप अगर समझ गए तो ये लिख सकते हैं, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हर एक स्क्वायर अपने आप में क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, बट नॉट एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, मे बी कुछ रेक्टेंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, कुछ का ना हो, ठीक है। तो इस हर रेक्टेंगल को स्क्वायर बनने के लिए 3 कंडीशन पूरी, चारों साइड बराबर, कहाँ बराबर है, चारों साइड मान लो हो गई बराबर, 90 होना चाहिए, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, तो ये सारी होती है। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये बनाने की जरूरत नहीं, ये लाइन लिख लीजिए, ये काम आपके आएगी, कभी ना कभी तो आएगी आपकी लाइफ में, बोर्ड में तो अभी नहीं आने वाला, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो मैंने कहा कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के बदले अगर स्क्वायर अरेंजमेंट भी है तो वो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब स्क्वायर अरेंजमेंट है, अब ध्यान से देखिए, इसको देखने पे ऐसा लग रहा है ना कि एक ऑर्डर है इसमें, क्या है, एक ऑर्डर का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट कर दिया, ऊपर से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब तीसरी बात आती है ऑर्डर, तो ऑर्डर दिख रहा है कि भैया एक नंबर इधर है, दूसरा इधर है, एक नंबर इधर है, दूसरा इधर, ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर यहाँ बीच में आके घुस गया। मान लो जी इससे मैं बड़ा मैट्रिक्स बनाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे भी देखो एक ऑर्डर है भैया, क्या कि देखिए ये ऑर्डर में चल रहा है, ये इसके ही नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, तो ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट तो हो गई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया मैथमेटिक्स में, तो आपको उसकी बेसिक चीजें जाननी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम मैट्रिक्स के बारे में बेसिक चीजें जानेंगे, फिर मैट्रिक्स के ऊपर कुछ चीजें ऑपरेशन लगाना चालू करेंगे, जैसे कि मैट्रिक्स का प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है, ठीक है, कि ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सब चीज बताने वाला। तो बेसिकली इस चैप्टर में अब जाके आपको समझ में आया कि चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स में हमको बेसिकली मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, उसके फॉर्मेशन को समझना है, और इसी चीज को डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में हमको इसको सॉल्व करना सीखना है कि इसको सॉल्व कैसे करें। ये तो लिख दिया, ये अरेंजमेंट है, हाउ टू सॉल्व दिस, कैसे मैं इसका आंसर निकालूं, कैसे वैल्यू निकालूं,
ठीक है, तो ये आपका क्या नाम है, आपको चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट में सीखना है। चलिए बात करते हैं। अब मैं आपको मैट्रिक्स को इधर देखिए, ध्यान से देखिए, मैं मैट्रिक्स को कहता हूं कि ये, इसको देखिए, ये क्या है, रो, इसे कहते हैं रो, रे कहते हैं ना, रे को ही रो भी कहते हैं, रो माने रस्सी, लाइन, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे कितनी लाइन है, तो यहाँ पे एक लाइन और दूसरी लाइन, इसको मिटाओ, ठीक है। तो भाई कितनी लाइन है, तो 2 लाइन है, तो मैंने बोला R1 ये लाइन है और ये R2 लाइन है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये है क्या, नीचे देखिए, ये क्या है, कॉलम, कॉलम कैसे, ठीक है। तो देखिए ये एक कॉलम बन गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉलम। तो ये मेरा C1 कॉलम है और ये मेरा C2 कॉलम, बीच में नंबर नहीं है तो कोई लेना देना, बस मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कहता हूं। यानी फिर इसमें देखोगे तो ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3 होता है, ये C1, ये C2, ये C3 होता है। मीन्स ये आपकी रो होगी, ये आपका कॉलम होगा, ठीक है। रो और कॉलम से एक और चीज डिसाइड होती है कि ये पता चल रहा है कि इस मैट्रिक्स में 3 रो है 3 कॉलम है। कोई मैट्रिक्स ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई उसमें R1 और R2 2 रो हो, ठीक है, और कॉलम बहुत ज्यादा हो सकता है भाई, कोई ऐसी कंडीशन थोड़ा ना है कि ना हो, ठीक है। नंबर डाल लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो सकता है, पॉसिबल है। कोई ऐसा भी मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें क्या हो, ठीक है, रो ज्यादा हो कॉलम कम हो सकता है भाई, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये कोई काउंटिंग नहीं है, मैं बस थोड़ा जल्दी जल्दी बताने के लिए सीधा काउंटिंग में आपको एंट्रीज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी मैट्रिक्स होता है, ऐसा भी मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या है, रो और कॉलम बराबर बराबर है, इसमें भी 2 रो है, इसमें भी 2 कॉलम है, ठीक है। तो ठीक है, तो मान लीजिए आप किसी शॉप में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो आप साइज बताते हैं ना, आपको शीट चाहिए, ठीक है, आप A4 साइज बोलते हैं, A3 साइज शीट बोलते हैं, आपको चार्ट पेपर चाहिए, तो देखते हैं सबका साइज अलग होता है, ठीक है। सीट है तो आपने A4 बोल दिया, लेकिन मान लीजिए कुछ बड़ी चीज लेने जा रहे हैं, या आपके फैमिली में, या आपके मेंबर में, आपने अड़ोस पड़ोस में कहीं तो सुना होगा, या मजदूरों को सुना होगा, ठीक है, कि भाई 2x4, ठीक है, या फिर कहीं पे भी देखा होगा कि भाई 2x4 का कमरा है, 3x4 का प्लॉट है, ठीक है, आपका 12x6 का कुछ है, ठीक है, या एक लकड़ी लेके आना है, उसका 6x7 होना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये लेंथ और ब्रेथ होती है कि भाई कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी ब्रेथ होनी चाहिए। उसी तरीके से एक मैट्रिक्स की लेंथ, मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल के पास लेंथ होगी, एक रेक्टेंगल के पास ब्रेथ होगी, होगी कि होगी। तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को मैं क्या करता हूँ, बताना पड़ता है कि भाई एक लकड़ी का फट्टा चाहिए जिसकी लेंथ ये और ब्रेथ ये, तो मैं कैसे बोलूंगा कि भाई एक लकड़ी का फट्टा लाना है, मेरे को लकड़ी का फट्टा लाना है, ठीक है, वो उसकी, ठीक है, 3x4 का होना चाहिए या L/B का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ L/B, ऐसा होना चाहिए जिससे उसका प्रॉपर एरिया निकल सके। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स में करते हैं, बस थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसी चीजें, मैं कहता हूँ कि रो 1 रो 2 C1 C2, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले होती है रो, सबसे पहले हम रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं, पहले रो बाद में कॉलम, पहले रो बाद में कॉलम, पहले रो बाद में कॉलम, ये दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है, कि पहले रो तो 2 रो होगी क्रॉस 2 कॉलम होगा। तो मैं कहूंगा कि ये मैट्रिक्स 2x2 का है, जिसमें 2 आगे वाला 2 रिप्रेजेंट करता है रो, पीछे वाला 2 रिप्रेजेंट करता है कॉलम। आ रही है बस समझ में, ठीक है। तो इसी तरीके से ये मैट्रिक्स में कितने, 3 रो है 3 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स में 3 रो क्रॉस 3 कॉलम, मल्टीप्लाई नहीं मारा, बस लिख रहा हूं उसको, इसको बोलते हैं 3x3 का, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है, या फिर 3x3 का मैट्रिक्स है, क्या बोलोगे, 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का क्या होगा, इस मैट्रिक्स का, और ये सीधा यहाँ एंड में लिखा जाता है, तो इस मैट्रिक्स को आप देखोगे तो इसको आप बोलोगे कि भाई 4 रो है 2 कॉलम, तो 4x3 4x2 का मैट्रिक्स होगा। इसी तरीके से इस मैट्रिक्स को देखोगे तो आपके पास क्या है, 2 रो है 4 कॉलम है, तो ये आपका मैट्रिक्स क्या हो गया, आपका 2 रो और 4 कॉलम का आपका मैट्रिक्स होगा, पहले रो बाद में कॉलम, ठीक है। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है और इसमें 1 है, तो रो 1 है, कॉलम भी 1 है, ठीक है। मान लो 1 से कंफ्यूज ना होना, मतलब एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो 1x1 का मैट्रिक्स हो गया। आ रही है बात समझ में, लिखना नहीं है, समझना है कि कोई भी मैट्रिक्स हो, इधर रो होती है, इधर कॉलम होता है, ठीक है, साइड में हम क्या करते हैं, उसका ऑर्डर लिखते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डर, जो आपने पढ़ा है ना अभी,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसी को कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 2x4, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 1x1, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 4x2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3x3। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो ये है मैट्रिक्स। दूसरा, मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं इसको बोलते हैं एलिमेंट। ये सारे एलिमेंट है, इसको भी एलिमेंट 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 एलिमेंट। ठीक है, ये सारे एलिमेंट है। अब एलिमेंट के बारे में एक खास बात आपको बताता हूँ, जैसे कि ये है, इसी में ले लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास क्या है नंबर्स हैं। ठीक है, एलिमेंट मतलब तीन जगह, तीन जगह, तीन जगह, तीन जगह, तीन जगह। इसका इससे कोई लेना देना नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कोई ना प्लस होता है ना माइनस, कुछ भी नहीं होता है इनके बीच में। ठीक है, सारी अलग अलग चीजें। ठीक है, तो इस एलिमेंट का भी नाम होता है। जैसे मैंने रो का नाम रखा R1 R2 R3 C1 C2 C3, ऑर्डर का नाम रखा 3x3, या फिर बेसिकली ऑर्डर का नाम होगा फिर m×n। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास m रो है, यहाँ तो 3 रो थी, मान लीजिए डॉट 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 आगे कितनी रो हो और डॉट 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 कितने कॉलम हो, तो ऑर्डर को बेसिकली लिखने का तरीका होता है m×n, जिसमें m रिप्रेजेंट करता है आपका रो और n रिप्रेजेंट करता है आपका कॉलम। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, अब हर एक एलिमेंट की एक एंट्री होती है। एंट्री मतलब आइडेंटिटी, उसकी पोजीशन। तो इस वाले की पोजीशन है, देखिए रो, पहली रो पहला कॉलम, यानी एक ए है। ए क्या है? कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है। ठीक है, वो होगा पहली रो पहला कॉलम। ये पहली रो दूसरा कॉलम, क्योंकि रो पहले, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो आपका दूसरा कॉलम, एंड तीसरी रो तीसरा कॉलम। ध्यान से देख रहे हैं, ये पोजीशन डिटरमाइन करता है। मान लीजिए कोई भी बोले, ठीक है, इस मैट्रिक्स में देखें तो ये आपका A11 है, A12 है, ये आपका A21 है और A आपका 22 है। तो कोई भी आके ये बोले कि एक मैट्रिक्स A है, ये बड़ा सा मैट्रिक्स क्या है A है, और इसमें A22 की वैल्यू बताओ, A22 की वैल्यू बताओ, तो मैं आऊंगा, मैं देखूंगा A2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, आंसर कितना है 12। ठीक है, तो ये क्या है? पोजीशन डिटरमाइन करता है। इससे वैल्यू से कोई लेना देना, लेकिन ये पोजीशन बताता है कि हाँ A22 यहाँ आएगा, A22 यहाँ आएगा, या इसी तरीके से A23 यहाँ आता है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये आपको पोजीशन बताता है। ठीक है, तो आई होप आपको मैट्रिक्स की छोटी मोटी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं भाई लिखना क्या है। अगर सारी चीजें नहीं लिखनी है तो आपको अब ये सारी चीजें लिखनी है जब आपको बेसिक चीजें समझ में आ जाए। इसलिए मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, जब आपको सारी चीजें समझ में आ जाती है तब आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहली बात, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर इस्तेमाल करा जाता है, चाहे वो A हो, B हो, C हो, डॉट 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 Z तक, कुछ भी हो। अंदर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं A, I और J, जिसमें I क्या था? रो, पहले हम रो को लेते हैं, एंड J क्या था हमारा? हरे बस समझ में? उसके अलावा तो हमारा रो हो गया, हमारा कॉलम हो गया। ठीक है, ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं m×n से। तो एक ये जानना है आपको, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का और ये मैट्रिक्स को। तो देखिए ये लिखने की चीज है, एक ए मैट्रिक्स में बना रहा हूं, ठीक है, जो कुछ ऐसा है। कैसा है? ऐसा है, जिसमें पहला एलिमेंट है 1 1। अच्छा, उसमें रो कितनी है? उसमें रो है R1 R2 डॉट 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 Rn तक। कहाँ तक रो है? रो n है। उसी तरीके से, और रो को m से रिप्रेजेंट करते हैं तो m। ठीक है, कॉलम C1 C2 डॉट 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 Cn तक आपका क्या है? कॉलम है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके पास क्या है? m रो n कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? m रो n कॉलम। एलिमेंट की बात करते हैं, A11 A12 होगा, इसी तरीके से डॉट डॉट जाए तो A1n होगा, सेम A21 दूसरी रो दूसरा कॉलम A22, फिर डॉट 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 दूसरी रो n एलिमेंट, कौन सा कॉलम है? n कॉलम है, तो A2n। ठीक है, ये डॉट 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 डॉट। आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी समझा दो। Rm, तो रो कौन सी? mth रो है, तो
AM, कॉलम कौन सा है 1, रो कौन सी है mth रो है, कॉलम कौन सा है 2, डॉट 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 डॉट, लास्ट में m रो है m कॉलम है, m रो है n कॉलम है, तो m रो और n कॉलम। आ रही बात समझ में? ठीक है, कैसे लिखा जाता है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर, इसको ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरे कलर से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए चीजों को समझिए। ठीक है, ये है आपका ऑर्डर, ये आप बना सकते हैं अपने रो में, m यानी रो और n यानी कॉलम। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये जितनी भी चीजें, ये जितनी भी है इसको हम रो बोलते हैं, और ये जितना भी है, ठीक है, इसको हम कॉलम बोलते हैं। ये जितनी भी चीजें अंदर वाली है इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी होगा, ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये जो है, ये जो चीज, ये जो पहला होता है उसको हम आई बोलते हैं, और ये जो दूसरा होता है इसको हम जे बोलते हैं। ठीक है, इसी आई को मैं रो कहता हूं और इसी जे को मैं क्या कहता हूं, कॉलम कहता हूं। तो ये है मैट्रिक्स, इसको नोट करिए। इस चीज को समझाने के लिए मैंने आपको बेसिकली इससे पहले सारी चीजें समझाई कि क्या है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स कैसे बना। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको सब चीजों की पोजीशन मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी मैंने आपका नोट्स में भी डाल रखा है तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाता हूं मैं सबसे पहली बात। ठीक है, इसको इधर से मिटाते हैं और काम की बात करते हैं, क्या कि सारा मिटा देते, 2 मिनट रुकिए। ठीक है, चलिए काम की बात करते हैं कि मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं ए, जिसमें R1 R2 R3 है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, C1 C2 C3। ठीक है, यानी 3x3 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट है, लेकिन कितने एलिमेंट, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, पांच एलिमेंट, छह एलिमेंट, सात एलिमेंट, आठ एलिमेंट, नौ एलिमेंट। यानी इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर, ए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके, नंबर ऑफ एलिमेंट है 9। तो इसको निकालने का क्या कोई डायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट तरीका, हाँ ये, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे को निकालना है तो जो भी मैं ऑर्डर लिखता हूँ, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई मार दो तो मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट आता है। कोई भी मैट्रिक्स ले लो, मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स ले, ये इस मैट्रिक्स का नाम है बी, R1 R2 C1 C2 C3 C4, एलिमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, कितनी रो है, 2 रो है, कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है। ठीक है, अगर मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है, तो कितने होंगे, कुछ नहीं, 2 × 4 8, 8 है, गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स से ये पता चला कि जो साइड में लिखा जाता है उसे ऑर्डर कहते हैं, अगर ऑर्डर को ही मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाता है, जो ऐसे होता है उसे रो कहते हैं, जो ऐसे होता है उसे हम कॉलम कहते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं, ए और बी। ठीक है, और पर्टिकुलर एलिमेंट की आइडेंटिटी क्या होती है, A11 A12 पोजीशन के हिसाब से, 12 डॉट 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 AIJ। अरे बात समझ में? ठीक है, आई भी यहाँ पे रो होता है, जे भी यहाँ पे कॉलम होता है। तो फाइनली आपने ये जाना कि मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, फिर आपने ये जाना कि मैट्रिक्स कैसा दिखता है और मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब आपको सारी चीजें पता चल गई मैट्रिक्स के बारे में। अब हम मैट्रिक्स के बारे में और सारी चीजें पता करेंगे कि भाई मैट्रिक्स किन किन तरीकों के होते हैं। अभी तो मैट्रिक्स के बारे में पता है, मैट्रिक्स के अंदर भी बहुत सारे टाइप है, तो हर एक टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। एंड आफ्टर दैट, और ये पहली एक्सरसाइज में हमको यही करना है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। आफ्टर दैट जैसे आप सेकेंड एक्सरसाइज में आएंगे, देन हम उसमें प्लस 2 मैट्रिक्स को जोड़ना, 3 मैट्रिक्स को जोड़ना, 2 मैट्रिक्स को घटाना, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, सीखेंगे।
तो देखिए आज ये पहली क्लास थी, तो ज़्यादा मैं आपको आज बर्डन देने वाला नहीं हूँ, ज़्यादा पढ़ाने वाला नहीं हूँ और कोई होमवर्क भी नहीं देने वाला, ठीक है। आप ये फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा जिसमें आपको मैट्रिक्स, पूरे मैट्रिक्स के बारे में जनरल नॉलेज, मैट्रिक्स कैसा दिखता है वो चीज़ समझाएंगे। देन अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा एंड धीरे धीरे करके और पार्ट में आगे हम एक्सरसाइज और प्रैक्टिस क्वेश्चन को जाएंगे। अभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना क्योंकि अभी मैट्रिक्स की ज़्यादा चीज़ें बताई नहीं, बस मैंने आपको मैट्रिक्स समझाया है, ठीक है, कि क्यों ज़रूरत है, कैसा दिखता है, क्या क्या चीज़ें मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, उसको जाइएगा, कॉपी जरूर अपने एक नोट्स कॉपी अभी से बना के रखिए, उसमें जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वही आपके लिए और अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपके लिए नोट्स तैयार करी है आप भी कोशिश करिएगा क्योंकि उसी तरीके से एक अच्छे से व्हाइट पन्ने में आप बनाइएगा, ठीक है। और खुला खुला आप और लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को आप शॉर्ट नोट्स मान के आप पेपर में इससे तैयारी करेगा। तो आई होप आपको मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आएगा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चली होगी, बाकी अगर आपने कहीं और पढ़ रखा है तो उससे भी ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ में आई होगी और थोड़ा ऑफलाइन ट्यूशन का फीलिंग आया होगा। अगर कोई कमी रह गई है कि आपको लगता है कि नहीं भैया ये कमी थी, ये गलती थी, ठीक है, आप इसमें सुधार कर लीजिए, ठीक है, या फिर अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल मतलब ऐसे पढ़ाएंगे तो हमें और समझ में आएगा, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन ज़रूर दीजिए कि आप जैसे जैसे सजेशन देंगे हम उसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे और क्या कितना एक्स्ट्रा एफर्ट और करा जा सकता है, हम वो सारे के सारे पॉसिबल एफर्ट आपके लिए करेंगे, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। मैं प्लेलिस्ट एक बना दूंगा ताकि कोई भी वीडियोस आए, ठीक है, सारी की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और आप उस प्लेलिस्ट को इजीली देख सकें। MWF में क्लास होगी, 11 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी, बाकी और सारी डिटेल आप फर्स्ट पार्ट में जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, ठीक है, बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन को शेयर करिएगा, सजेस्ट करिएगा। 9 to 12 सबकी क्लासेस यहाँ पे कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो सजेस्ट करिएगा इस चैनल के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए एंड जय हिंद, वंदे मातरम।